हेलो एवरीवन, वेलकम टू लर्निंग बुक। लर्निंग बुक पे आप सभी का स्वागत है। लर्निंग बुक पे पिछले कुछ दिनों से करंट अफेयर की वीडियो को अपलोड नहीं किया जा सक रहा था, जिसे फिर से अब कंटिन्यू किया जा रहा है। साथ ही साथ आपको लर्निंग बुक पे एक नई सीरीज़ करंट अफेयर की मिलेगी। ये जो चल रही है सीरीज़ ये तो कंटिन्यू रहेगी, लेकिन नई सीरीज़ में हम क्या कर रहे हैं कि दिसंबर मंथ से लेकर के और फिर रिवीजन की सीरीज ये होगी, जो कि आगामी परीक्षाएं जैसे यूपी पीसीएस प्री और फिर उसके बाद समीक्षा अधिकारी की परीक्षा उत्तर प्रदेश की, इन सभी के लिए वो एक रामबाण सिद्ध होगा, क्योंकि उसमें हम नवंबर या दिसंबर से फिर से रिवीजन कराएंगे करंट अफेयर का। और फोकस को क्या होगा इसमें, यूपी पीसीएस का प्री और साथ ही साथ जो समीक्षा अधिकारी आयोग द्वारा आयोजित किया जाता है, समीक्षा अधिकारी का क्वेश्चन, समीक्षा अधिकारी के पेपर होने वाले हैं इलाहाबाद हाई कोर्ट के भी, और साथ ही साथ अभी जो पीईटी एग्ज़ाम होगा उसके लिए भी, यूपी ट्रिपल एससी की जो भी एग्ज़ाम होंगे उन सभी के लिए वो महत्वपूर्ण सीरीज सिद्ध होगी। आइए फिर बिना विलंब किए शुरुआत करते हैं अपने आज के पहले प्रश्न के साथ। आज का पहला प्रश्न है, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने किस राज्य की सीतागढ़ी हिल्स के जुलजुल पहाड़ के पास एक टीले के नीचे दफन बौद्ध मठ की खोज की है? देखो, अगर जुलजुल पहाड़ कहाँ पे है या फिर सीतागढ़ी हिल्स कहाँ पे है, तो आप ये आसानी से कर सकते हो क्वेश्चन। ये है झारखंड में। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया को जुलजुल पहाड़ के नीचे एक बौद्ध मठ मिला है। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का क्या काम है, ये खुदाई करके जो पुराने साक्ष्य हैं उनको इकट्ठा करने का कार्य करते हैं। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया मिनिस्ट्री ऑफ कल्चरल मंत्रालय यानी कि सांस्कृतिक मंत्रालय के अधीन ये कार्य करता है, और इसका हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है। और अभी इसे हाल ही में जुलजुल पहाड़ के नीचे, सीतागढ़ी हिल्स के जुलजुल पहाड़ के नीचे एक बौद्ध मठ प्राप्त हुआ है, और सीतागढ़ी जुलजुल पहाड़ स्थित है झारखंड में। ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। ये जुलजुल पहाड़ के नीचे इनको बौद्ध मठ का कुछ अवशेष मिला है। मूव करते हैं अब अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस राज्य सरकार ने वरिष्ठ साहित्यकार डॉक्टर सूर्यबाला को भारत भारती सम्मान देने की घोषणा की है? देखो, भारत भारती सम्मान ये उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट के द्वारा प्रदान किया जाता है। भारत भारती उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान का सबसे बड़ा साहित्यिक पुरस्कार है, और तो जब ये उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्रदान किया जाता है और उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा साहित्यिक पुरस्कार भारत भारतीय ही है, तो ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा डी। आंसर इसका करेक्ट है डी। डॉक्टर सूर्यबाला को भारत भारती सम्मान देने की घोषणा की है उत्तर प्रदेश सरकार ने। और इनकी कुछ और उपन्यास का नाम देख लेते हैं जो कि एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है, क्योंकि इनको उत्तर प्रदेश का भारत भारती सम्मान दिया जा रहा है। तो इनके द्वारा और जो उपन्यास लिखा गया है उनका नाम है मेरा संधि पत्र, सुबह का इंतजार, अग्नपंखी और यामिनी कथा। ये कुछ अन्य उपन्यास हैं जिन्हें डॉक्टर सूर्यबाला द्वारा लिखा गया है। डॉक्टर सूर्यबाला ये एक साहित्यकार हैं। उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान ये लखनऊ में स्थित है, जिसके द्वारा ये पुरस्कार दिया जाता है, भारत भारती सम्मान दिया जाता है। मूव करते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्लोबल एंटी टेररिस्ट वॉच डॉग फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स फाटा ने किस देश को जून 2021 तक ग्रे लिस्ट में बनाए रखने का फैसला किया है? देखो, फाटा एक संस्थान है, और फाटा क्या करता है, ये अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाया जाए और उसमें कोई भी गड़बड़ी ना हो, इस पर निगरानी रखता है। अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय व्यवस्था को साफ सुथरा बनाए रखने के लिए ये कार्य करता है। और फाटा जैसे टेरर फंडिंग, ह्यूमन ट्रैफिकिंग और मनी लॉन्ड्रिंग, इन सब चीज़ों पर निगरानी रखता है कि कौन कौन से देश टेरर फंडिंग में हिस्सा ले रहे हैं या फिर ह्यूमन ट्रैफिकिंग में हिस्सा ले रहे हैं। ह्यूमन ट्रैफिकिंग का मतलब होता है कि मानव तस्करी, मानव को गैर कानूनी तरीके से एक देश से दूसरे देश भेजना ताकि उनसे बाला श्रम मतलब श्रम कराया जा सके, सॉरी बाला श्रम नहीं, श्रम कराया जा सके, इसे ह्यूमन ट्रैफिकिंग बोलते हैं। और मनी लॉन्ड्रिंग, गलत तरीके से किसी एक देश की करेंसी को दूसरे देश पहुंचाना, ये मनी लॉन्ड्रिंग होती है। तो फाटा इन सब चीज़ों पे निगरानी रखता है, और दो अलग अलग लिस्ट बना के रखता है फाटा। एक तो होती है उसकी ब्लैक लिस्ट और दूसरी होती है ग्रे लिस्ट। ब्लैक लिस्ट में ये कन्फर्म होता है कि ये देश, जो भी देश ह्यूमन ट्रैफिकिंग
या फिर टेरर फंडिंग या फिर मनी लॉन्ड्रिंग में सम्मिलित होते हैं उनको ब्लैक लिस्ट में डाला जाता है। और जिन देश का सिस्टम ट्रैफिकिंग, ह्यूमन ट्रैफिकिंग, टेरर फंडिंग और मनी लॉन्ड्रिंग को सपोर्ट करता है, सिस्टम मतलब कि जो सरकारें इसको सपोर्ट करती हैं वो डायरेक्ट तो इसमें नहीं सम्मिलित होती हैं इन कार्यों में, लेकिन वो ऐसा सिस्टम बनाती हैं कि टेररिस्ट को, ह्यूमन ट्रैफिकिंग को और मनी लॉन्ड्रिंग को सपोर्ट हो, तो उन्हें ग्रे लिस्ट में डाला जाता है। ब्लैक लिस्ट में 2 कंट्री हैं, ईरान और नॉर्थ कोरिया। ग्रे लिस्ट में पाकिस्तान समेत कुल 15 देश हैं। और अभी हाल ही में पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में जून 2021 तक बनाए रखने का फैसला लिया गया है फाटा के द्वारा। तो यहाँ पे ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा बी। हम मूव करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, तमिलनाडु सरकार ने कोविड-19 के प्रसार को रोकने के लिए राज्य में मौजूदा प्रतिबंधों को कितने तारीख तक बढ़ाया है। देखो, कोविड-19 का वैक्सीनेशन हमारे देश में शुरू हो चुका है और ये अब आम जनों को के लिए भी ओपन कर दिया गया। मतलब शुरू में क्या था कि जब पहला चरण इसका था तो उसमें जो कोविड-19 वॉरियर्स थे, यानी कि डॉक्टर्स, हेल्थ डिपार्टमेंट्स के जो लोग थे उनके लिए था, लेकिन अभी ये आम लोगों के लिए भी वैक्सीनेशन शुरू कर दिया गया है। इस वैक्सीनेशन के शुरू होने के बावजूद भी तमिलनाडु सरकार ने जो मौजूदा प्रतिबंध है उसको 31 मार्च तक के लिए बढ़ा दिया है। मौजूदा प्रतिबंध मतलब कि बिना मास्क के कोई घर से बाहर नहीं निकलेगा, साथ ही साथ जो भीड़ भाड़ वाले इलाके हैं वहाँ पे सोशल डिस्टेंसिंग को फॉलो किया जाए, और कोई किसी ऑफिस में कहीं पे जाता है तो उससे पहले हाथ को अपने सैनिटाइज करके तब उस ऑफिस में घुसेगा। इस तरीके के कई सारे रूल्स हैं जिन्हें तमिलनाडु गवर्नमेंट द्वारा 31 मार्च तक के लिए बढ़ाया गया है। ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा डी। हम मूव करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत और किस देश ने दोनों देशों के बीच एक हॉटलाइन स्थापित करने को लेकर बनी सहमति पर घोषणा किया है। देखो, हॉटलाइन होता क्या है। हॉटलाइन मीन्स कि जब 2 देशों के कोई उच्च अधिकारी या फिर उच्च राजनीतिज्ञ जो सरकार में बने हों वो डायरेक्ट बात करते हैं तो इसे हॉटलाइन बोलते हैं। अभी हाल ही में हमारे देश के विदेश मंत्री एस जयशंकर और चीन के विदेश मंत्री वांग ई ने आपस में हॉटलाइन के थ्रू बात की। मतलब इन दोनों ने फ़ोन से वार्ता की और ये डायरेक्ट दोनों ने बात की एक दूसरे के साथ। ये ऐसा नहीं कि पहले उनके पीए के पास फ़ोन जाए फिर वो उनको कन्वे करें, इस तरीके से नहीं, डायरेक्ट बात होने को ही हॉटलाइन बोला जाता है। तो चीन और भारत ने एक हॉटलाइन स्थापित करने को लेकर आपसी सहमति बनाई है। ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा बी। और इसी एस जयशंकर और वांग ई के बात के ही फलस्वरूप दोनों देशों के बीच की जो सेनाएं लद्दाख में हैं वो पीछे हटने को तैयार हुई हैं। हम मूव करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने प्रशांत किशोर को अपना प्रधान सलाहकार नियुक्त किया है। देखो, प्रशांत किशोर के बारे में आप सभी ने सुना होगा। प्रशांत किशोर जो हैं इनको आप बोल सकते हो ये पॉलिटिकल मैनेजमेंट गुरु हैं। पॉलिटिकल मैनेजमेंट गुरु में इसकी जब भी इलेक्शन होने वाले होते हैं तो जो पार्टियां होती हैं इनको हायर करती हैं अपने इलेक्शन के मैनेजमेंट के लिए, और इन्हें अब पंजाब सरकार के जो मुख्यमंत्री हैं अमरिंदर सिंह, उन्होंने अपना प्रधान सलाहकार इन्हें नियुक्त किया है। और प्रशांत किशोर, मैंने आपको बताया कि ये पॉलिटिकल मैनेजमेंट गुरु हैं। और अभी देखो, ये जो वेस्ट बंगाल में इलेक्शन होने वाला है वहाँ पे ममता सरकार के लिए मैनेजमेंट का काम कर रहे हैं। इससे पहले इन्होंने नरेंद्र मोदी के लिए मैनेजमेंट का काम किया है, अरविंद केजरीवाल के लिए मैनेजमेंट का काम किया है, और बिहार में इन्होंने नीतीश कुमार के लिए भी मैनेजमेंट का काम किया है, इलेक्शन मैनेजमेंट का काम किया है। इन्हें अगले वर्ष पंजाब में इलेक्शन होने वाले हैं, उससे पहले ही पंजाब सरकार ने इन्हें अपना प्रधान सलाहकार नियुक्त किया है। ऑप्शन डी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। मूव करते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रेस ब्यूरो ऑफ इंडिया के प्रधान महानिदेशक के पद पर निम्न में से किसे नियुक्त किया गया है। देखो, प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो यानी कि PIB, आप सभी जानते हो जो गवर्नमेंट की एथेंटिक प्रेस रिलीजिंग होती है वो PIB पे ही होती है, प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो पर ही होती है। गवर्नमेंट की जो प्रेस रिलीजिंग होती है पहले वो PIB को प्रदान की जाती है, PIB उसको रिलीज़ करता है, फिर
और जो विभिन्न प्रेस मीडिया हैं वो उसको रिलीज़ करते हैं। तो इसके प्रधान महानिदेशक के पद पर नियुक्त किया गया है जयदीप भटनागर को। ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वरिष्ठ राजनयिक मनप्रीत बोहरा को किस देश में भारत का अगला उच्चायुक्त नियुक्त किया गया है। देखो, उच्चायुक्त और राजदूत दो टर्म होते हैं। उच्चायुक्त यानी कि हाई कमिश्नर, जो देश कभी ना कभी ब्रिटेन के अधीन रहे हैं, जैसे भारत ब्रिटेन के अधीन रहा है 1947 तक, तो जो भी देश जो कॉमनवेल्थ देश होते हैं वहाँ पे उच्चायुक्त टर्म को यूज़ किया जाता है, और जो कॉमनवेल्थ देश नहीं होते हैं वहाँ पे राजदूत टर्म को इस्तेमाल किया जाता है। तो मनप्रीत बोहरा को उच्चायुक्त नियुक्त किया गया है ऑस्ट्रेलिया का। इससे पहले मनप्रीत बोहरा ये मैक्सिको में भारत के राजदूत थे। देखो, मैक्सिको में जब थे तो इन्हें राजदूत टर्म से बुलाया जा रहा है, लेकिन जब ये ऑस्ट्रेलिया में जा रहे हैं तो इन्हें बुलाया जा रहा है उच्चायुक्त, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया भी कभी ना कभी ब्रिटेन के अधीन रहा है। हम मूव करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्र सरकार ने 2035 तक समुद्री परिवहन क्षेत्र में निम्न में से कितने अरब डॉलर निवेश करने की घोषणा की है। 2035 तक केंद्र सरकार ने समुद्री परिवहन के लिए कुल 82 अरब डॉलर निवेश करने की घोषणा की है। इसके तहत बंदरगाहों का विकास, साथ ही साथ समुद्री जल मार्गों का विकास और लाइट हाउस के आसपास पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए टूरिज्म का विकास किया जाएगा। लाइट हाउस क्या होता है? देखो, एक अगर आप बंदरगाह पे कभी गए होंगे तो एक लंबा सा टावर लगा होता है जो कि रात के टाइम पे उससे लाइट निकलती है, और ये अलर्ट करता है जो बंदरगाहों पे जहाज़ रात के समय आते हैं उनको अलर्ट करने का काम करता है। तो काफ़ी आकर्षक होता है ये। तो इसके आसपास टूरिज्म के विकास के लिए भी इसी 82,000 डॉलर के तहत जो निवेश की घोषणा की गई है, इसमें टूरिज्म विकास को भी शामिल किया गया। बंदरगाहों का विकास, जलमार्गों का विकास और टूरिज्म विकास को भी शामिल किया गया है इसके तहत। ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। हम मूव करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश ने 530 मिलियन नेपाली रुपए की लागत पर अपने 25 स्वास्थ्य पोस्ट का पुनर्निर्माण करने के लिए नेपाल के साथ 4 समझौतों के ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है। देखो, नेपाल में 2015 में भूकंप आया और वहाँ की स्थिति काफ़ी जर्जर हो गई थी, काफ़ी तगड़ा भूकंप था वो। उसके बाद से भारत ने लगातार नेपाल की मदद करने की बात कही और लगातार भारत नेपाल की मदद कर रहा है। अभी कुछ दिनों पहले मैंने क्वेश्चन भी कराया था कि उन्होंने भारत के द्वारा वहाँ पे जो उस भूकंप में स्कूल गिरे थे उनका निर्माण कराया गया, काफ़ी सारी आर्थिक मदद दी गई, और फिर अभी भारत 25 स्वास्थ्य पोस्ट के पुनर्निर्माण को भी करने जा रहा है नेपाल के लिए। यहाँ पे ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा सी। ये जो 25 स्वास्थ्य पोस्ट हैं इनका पुनर्निर्माण किया जाएगा क्योंकि 2015 में आए भूकंप के दौरान ये गिर गए थे। हम मूव करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एडवांटेज इंडिया द स्टोरी ऑफ इंडियन टेनिस पुस्तक को किसने लिखा है। एडवांटेज इंडिया द स्टोरी ऑफ इंडियन टेनिस पुस्तक को जो लिखा है, जिन्होंने लिखा है, उनका नाम है अनिंद दत्ता। ऑप्शन डी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। अनिंद दत्ता की ये पुस्तक है और नाम से ही पता चल रहा है ये टेनिस से संबंधित पुस्तक है। अनिंद दत्ता की कुछ और पुस्तकें देख लेते हैं। देखो, हालांकि अनिंद दत्ता की जो पुस्तकें होती हैं वो खेल से ही संबंधित होती हैं, लेकिन फिर भी कुछ और नाम देख लेते हैं। अनिंद दत्ता की एक पुस्तक, ये तो क्वेश्चन में है, एडवांटेज इंडिया द स्टोरी ऑफ इंडियन टेनिस, और फिर इन्होंने लिखा है ए जेंटल मैन गेम, रिफ्लेक्शन ऑन क्रिकेट हिस्ट्री, द ग्रेटेस्ट ईयर, द 1971 टूर्स ऑफ वेस्टीज एंड इंग्लैंड 2020। इस तरह की पुस्तक ये लिखती हैं, मतलब ये खेल से संबंधित होता है। तो आप अनिंद दत्ता ये भी याद रख सकते हो कि अनिंद दत्ता खेल से संबंधित पुस्तकों को लिखती हैं। यहाँ पे ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। मूव करते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, पावरिंग विथ प्लांट प्रोटीन विषय के तहत राष्ट्रीय प्रोटीन दिवस कब मनाया गया। देखो, राष्ट्रीय प्रोटीन दिवस मनाने की जो परंपरा शुरू की गई हमारे देश में वो अभी पिछले वर्ष ही शुरू की गई थी। पहला
राष्ट्रीय प्रोटीन दिवस मनाया गया था हमारे देश में 2020 में। ये प्रत्येक वर्ष 27 फरवरी को मनाया जाता है, यानी 2020 से ही शुरू किया गया, ये दूसरा राष्ट्रीय प्रोटीन दिवस मनाया गया है। और इस बार की जो थीम थी राष्ट्रीय प्रोटीन दिवस की, वो थी पावरिंग विथ प्लांट प्रोटीन। प्लांट प्रोटीन को मतलब कि पावर देना, प्लांट प्रोटीन का इस्तेमाल ज़्यादा करना, ये थी इस बार की थीम। प्रोटीन का क्या काम होता है हमारी बॉडी में? देखो, तीन जो होते हैं, एक होता है कार्बोहाइड्रेट, फिर फैट और प्रोटीन। कार्बोहाइड्रेट हमें त्वरित ऊर्जा को देता है, फैट आप जानते हुए बॉडी में एक्यूमुलेट होता है और समय आने पे आपको ऊर्जा देता है। जब आप कई दिनों तक कुछ खाते पीते नहीं हो तो फैट अपना कार्बोहाइड्रेट में टूट के आपको ऊर्जा प्रदान करता है। और प्रोटीन का क्या काम होता है? प्रोटीन जो हमारी बॉडी की सेल होती है, वो जब भी मतलब सेल निर्माण का काम करता है। जब कोई चोट लग जाती है तो उस चोट को भरने का काम प्रोटीन का होता है। तो प्रोटीन एक महत्वपूर्ण, प्रोटीन हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है हमारी बॉडी के लिए। इसीलिए 2020 से प्रत्येक वर्ष राष्ट्रीय प्रोटीन दिवस के रूप में मनाया जाता है। और भारत में राष्ट्रीय प्रोटीन दिवस मनाया जाता है प्रत्येक वर्ष 27 फरवरी को। ऑप्शन ए इसका करेक्ट हो जाएगा। ये आज का लास्ट क्वेश्चन था। मिलते हैं नए करंट अफेयर के साथ नेक्स्ट वीडियो में। कीप स्टडी ऑन लर्निंग बुक। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस।